यार आपका कैमरा ऑन हो गया, आपके बाल नजर आ रहे हैं सर के मुझे। चलें जी, रिकॉर्डिंग हमारी ऑन हो गई है। अच्छा, ये सारे लोगों को स्लाइड नजर आ रही है रजिस्टर्स की? ऑनलाइन जो है लाइट्स ऑफ करते हैं, दरवाजा भी बंद कर दें। जी, जो ऑनलाइन है उनको ये स्लाइड नजर आ रही है रजिस्टर्स? यस सर, आ रही है। ओके। अच्छा, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज रजिस्टर्स। ये लास्ट टाइम हमने अपने सीक्वेंशियल सर्किट्स कंप्लीट कर लिए थे, तो ये आखिरी हमारा चैप्टर है। इसमें हम लोग रजिस्टर्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेमोरीज के बारे में, एस रैम डी रैम के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ हम काउंटर्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक हफ्ता और है, यानी इसके बाद 2 हफ्ते और हैं, तो नेक्स्ट वीक हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और उससे अगले हफ्ते रिवीजन वीक होगा, तो उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो आप पूछ सकते हैं आके उसके अंदर। ठीक है यार, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, अगर आप फिर भी आना चाहते हैं तो आ जाएं। नहीं, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो अगर आप लोग फिर भी आना चाहते हैं तो आप आ जाएं। अगर आप अटेंडेंस के लिए आए थे तो आप छुट्टी भी कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा तो हम लोग लास्ट वीक जो है वो रिवीजन के लिए है, और उसके बाद 5 जुलाई से फाइनल स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स, यार अपना माइक म्यूट कर दें। चलिए जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, सो रजिस्टर जो है वो उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है यहाँ पे कि एन एन बिट रजिस्टर, ये मैं जरा इसकी, an n-bit register has a group of n flip-flops and some logic gates and is capable of storing n bits of information. यानी कि अगर आपके पास, मैं कहता हूँ कि एक 4 बिट का रजिस्टर है, तो 4 बिट का रजिस्टर का मतलब है कि उसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं और उसमें 4 बिट्स ऑफ डेटा जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं उस रजिस्टर के अंदर। सो रजिस्टर है क्या? एक स्टोरेज एलिमेंट है, जस्ट लाइक मेमोरी। इसमें भी आप डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन इसका साइज जो है वो मेमोरी से बहुत छोटा होता है। मेमोरी किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स में होती है, जबकि रजिस्टर जो है वो बिट्स के अंदर होता है। तो मे बी 8 बिट रजिस्टर होगा, 4 बिट होगा, 32 बिट रजिस्टर होगा, बहुत बड़ा हुआ तो 64 बिट का आपका रजिस्टर होगा। ठीक है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपके जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं सबके अंदर रजिस्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, हर चीज़ में, हर काम में। कोई भी सिस्टम आपने डिज़ाइन करना हो वो रजिस्टर के बगैर नहीं होता। माइक्रो प्रोसेसर जो खुद CPU है, उसके अंदर कोई 32 या 64 या 100 के करीब रजिस्टर्स जो हैं वो होते हैं, जिसमें आप अपना टेम्प्रेरी डेटा जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि रजिस्टर्स कितनी तरह के हो सकते हैं और इनको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, क्या हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वो आगे कहता है कि द फ्लिप फ्लॉप्स स्टोर द इंफॉर्मेशन while the gates control when and how new information is transferred into the register. So क्या है कि आपका डेटा एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप्स में स्टोर होगा, और उसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन लॉजिक होगी जो ये डिटरमिन करेगी कि ये डेटा कब स्टोर होगा रजिस्टर के अंदर, या कब रजिस्टर से हम रीड करेंगे, कब हम उसमें राइट करेंगे। तो वो जो है वो सारे के सारे हमारे जो गेट्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के इसमें लगे हुए, वो इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। बेसिक फंक्शंस रजिस्टर के क्या हैं? रिट्रीव डेटा फ्रॉम द रजिस्टर, यानी अगर रजिस्टर में कोई डेटा लिखा हुआ है तो वो आप उसको रिट्रीव करें। रिट्रीव का मतलब है कि आप उसको रीड करें। इसी तरह से लोड या स्टोर न्यू डेटा इनटू अ रजिस्टर, कोई भी इसमें नया डेटा अगर आपने लिखवाना हो तो उसको हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कहते हैं लोड करना या स्टोर करना, कुछ भी आप कर सकते हैं कि लोड, ज़्यादा लोड इस्तेमाल होता है। तो जब आप कहते हैं मैं डेटा लोड कर रहा हूँ रजिस्टर में, तो इसका मतलब है कि आप उसमें डेटा राइट करवा रहे हैं रजिस्टर के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा काम जो हो सकता है वो ये होता है कि शिफ्ट द डेटा विद इन द रजिस्टर, यानी जो रजिस्टर आपका है उसके अंदर ही डेटा है,
और आप उसको डेटा को 1 बिट एट अ टाइम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं या राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप डेटा को उसके अंदर शिफ्ट भी कर सकते हैं रजिस्टर के अंदर। ये 3 बेसिक फंक्शंस हैं रजिस्टर्स के। कोई एनी क्वेश्चन अभी तक, कोई चीज पूछना चाहे? क्लियर है? अच्छा, नाउ अब हम लोग ना एक ये जो डायग्राम आपके सामने है इस वक्त, ये एक बड़ा सिंपल सा एक रजिस्टर है, जो हम लोगों ने 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं उनको लेके बनाया है। और ये जो 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये अगर आप देखें तो ये किस तरह कनेक्टेड है कि इनकी क्लॉक कॉमन है। सो सीपी इज द क्लॉक पल्स, तो ये चारों को एक ही क्लॉक जा रही है। ये आपका इनपुट डेटा है, I3, I2, I1 एंड I0, और ये आपका आउटपुट डेटा है, A3, A2, A1 एंड A0। 4 बिट रजिस्टर है ये। A new 4 bit data is loaded every clock cycle. So क्लॉक साइकिल आपकी इसी तरह से चली जा रही है, ठीक है। और हर क्लॉक साइकिल के ऊपर, मसलन इसकी राइजिंग एज के ऊपर, वो देखता है कि ये नंबर्स क्या हैं, और ये नंबर जो हैं इसके अंदर जाके सेव हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट राइजिंग एज के ऊपर वो फिर इन नंबर्स को देखता है, और जो भी ये नंबर्स होते हैं वो सेव हो जाते हैं पूरे साइकिल के लिए। फिर नेक्स्ट राइजिंग एज के ऊपर अगर यहाँ फिर कोई नए नंबर्स आए तो वो सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम 4 बिट्स इकट्ठी इसके अंदर लोड करते हैं, और 4 बिट्स जो हैं वो इकट्ठी हम आउटपुट पे हमारे पास आ जाती हैं, हम इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के रजिस्टर को हम कह सकते हैं कि इसमें पैरेलल डेटा इनपुट हो रहा है और पैरेलल डेटा ही आउटपुट हो रहा है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि एक बिट को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप चाहिए। 4 बिट स्टोर करवानी है तो 4, और अगर 1000 बिट स्टोर करवानी है तो 1000 फ्लिप फ्लॉप्स आपको चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नहीं? अच्छा, नाउ अब वो कहता है कि इंस्टेड ऑफ लोडिंग द रजिस्टर एट एवरी क्लॉक पल्स वी मे वांट टू कंट्रोल व्हेन टू लोड। यानी कि वो यहाँ पे तो ये हो रहा था ना कि हर क्लॉक पल्स आती जा रही है और हर क्लॉक पल्स पे आपने डेटा जो है वो लोड करना है इसके अंदर। लेकिन प्रैक्टिकली यू वुड वांट कि आपका कोई कंट्रोल होना चाहिए कि आप कब डेटा लोड करना चाहते हैं और कब लोड नहीं करना चाहते। ये तो नहीं कि हर क्लॉक पल्स पे ही आपके पास नया डेटा होगा, हो भी सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका डेटा जो है वो कुछ अर्से के बाद नया हो रहा है, उसमें कई क्लॉक पल्सेस जो हैं वो गुजर जाती हैं, उसके बाद आपके पास डेटा अपडेट होता है। तो यू वांट टू कंट्रोल कि आप जो है डेटा कब इसके अंदर लोड होगा, ठीक है। सो इसके लिए ट्रांसफर न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द रजिस्टर रिक्वायर्स अ लोड कंट्रोल इनपुट। लोड कंट्रोल इनपुट एक और चाहिए, और पैरेलल लोडिंग तो हमने कर लिया कि ऑल बिट्स आर लोडेड साइमल्टेनियसली। तो अब हम देखते हैं कि लोड कंट्रोल अगर हम करना चाहते हैं तो वो हम लोग किस तरह करेंगे, ठीक है। सो ये एक और रजिस्टर है, दिस इज अ रजिस्टर, अगेन इट्स 4 बिट रजिस्टर विद पैरेलल लोड। इसकी जो इनपुट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि इसके कंट्रोल सिग्नल्स क्या क्या हैं। इसमें एक लोड का कंट्रोल सिग्नल है, ये तो आपका वही डेटा है I3 से लेके I0। देन यू हैव क्लियर, यू हैव क्लॉक, एंड यू हैव अ क्लियर सिग्नल एज वेल। अच्छा, और अगर मैं एक पर्टिकुलर इनपुट को देखूं, मसलन मैं पहले फ्लिप फ्लॉप के इस सर्किट को समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इफ आई अंडरस्टैंड दिस सर्किट तो फिर मुझे बाकी सारे उसी तरह से रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें मैं देखता हूं कि जब मैं लोड को लेट्स से 1 करता हूं, व्हेन आई मेक लोड 1, तो यहाँ से 0 होता है, यहाँ से फिर 1 हो जाता है। 1 होता है तो इस ये जो एंड गेट है इसकी एक इनपुट जो है ये 1 हो जाती है। अब हमें याद रखना है कि एंड गेट की अगर एक इनपुट 1 हो तो उसकी दूसरी इनपुट पे जो भी डेटा होता है वो आउटपुट पे आ जाता है। यानी दूसरी इनपुट अगर 1 होगी तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा, और अगर वो 0 होगी तो आउटपुट के ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सो बेसिकली ये जो एंड गेट है, ये अगर आप देखें तो इसकी जो दूसरी इनपुट है वो I0 से कनेक्टेड है। तो जब मैंने लोड को 1 किया हुआ है तो ये वाला गेट ऑन है, और I0 की जो भी वैल्यू है वो यहाँ से प्रोपगेट होके इस और गेट से प्रोपगेट होके D के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। एट द सेम टाइम इस सर्किट में जो दूसरा और गेट का दूसरी इनपुट है वो इस एंड गेट से आ रही है,
और ये एंड गेट जो है इन्वर्टर के बाद लगा हुआ है, इसका मतलब है इसकी इनपुट इस वक्त जब मैंने लोड को 1 किया हुआ है तो 0 है। तो ये एंड गेट अगर 0 है तो इसकी आउटपुट कंटिन्यूसली 0 है, सो इसका और गेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जो भी डेटा यहाँ से नीचे से आएगा वही आउटपुट पे चला जाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं लोड को 0 कर देता हूँ, मैं क्लियर कर दूँ, इफ आई मेक द लोड 0 तो देन यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आएगा। तो जब यहाँ पे 0 आएगा तो इसका ये मतलब है कि ये वाला गेट जो है ये डिसेबल हो जाएगा। अब लोड 0 है तो I0 की कोई भी वैल्यू हो वो प्रोपगेट नहीं होगी क्योंकि ये गेट मैंने ऑफ कर दिया। जबकि ये वाला गेट जो है ये मैंने ऑन कर दिया है क्योंकि इसको आप देखें कि इसको यहाँ से मिल रहा है तो ये 1 आ गया। तो इसकी दूसरी इनपुट किधर से आ रही है? दूसरी इनपुट इसकी आ रही है A0 से, जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है। तो जो भी इसकी प्रीवियस आउटपुट है वही इसने इसको फीडबैक की हुई है। तो इसका ये मतलब है कि ये डेटा को रिटेन करके रख रहा है, डेटा को चेंज नहीं कर रहा क्योंकि आउटपुट वापस इनपुट के ऊपर फीडबैक हो रही है। तो सो लोड 0 पे ये अपना प्रीवियस डेटा रिटेन करके रखेगा रजिस्टर, और लोड 1 के ऊपर ये इनपुट्स को देखेगा और जो भी इनपुट की वैल्यूज होंगी वो क्लॉक के ऊपर, जो इसका जब भी क्लॉक पल्स आएगी वो यहाँ पे लोड हो जाएंगी। इसके अलावा इस सर्किट के अंदर एक क्लियर का सिग्नल भी है। तो क्लियर का सिग्नल क्या है कि क्लियर जब मैं वैसे दूंगा तो ये के सिंक्रोनस इनपुट है, विच मीन्स के सारी आउटपुट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। तो अगर मैं रजिस्टर को शुरू में रीसेट से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि सारा कुछ 0 हो, तो मैं पहले क्लियर को सर्ट कर दूंगा, सारा कुछ 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं लोड के हिसाब से लोड को 1 या 0 करके डेटा अपना इसके अंदर सेव करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें कैपेबिलिटी दे दी है कि लोड का कंट्रोल सिग्नल दिया है। तो ये वो उसके गेट्स हैं जी। एनी क्वेश्चन? क्लॉक को इन्वर्ट इसने इसलिए, अच्छा एक्चुअली ना ये क्वेश्चन आता रहता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, फंक्शनैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्लॉक को ना भी इन्वर्ट करता तो ये राइजिंग एज के ऊपर डेटा लैच करता, क्लॉक को इन्वर्ट कर दिया तो ये फॉलिंग एज के ऊपर डेटा लैच कर रहा है। सो दैट इज ऑल देयर इज टू इट। अच्छा, अब क्यों इन्वर्टर लगाया है? इन्वर्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्लॉक का सिग्नल जो होता है ना उसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा होता है। क्लॉक का सिग्नल खाली इस रजिस्टर में नहीं जा रहा। अगर आप एक डिजिटल सिस्टम को इमेजिन करें तो क्लॉक का सिग्नल मिलियंस ऑफ गेट्स को जा रहा होता है, ठीक है। तो उस पर लोडिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। तो उस लोडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम इन्वर्टर्स या बफर्स लगाते हैं ताकि क्लॉक के सिग्नल पे कोई लोड ना है। जो भी करंट इन फ्लिप फ्लॉप्स को चाहिए वो ये इन्वर्टर प्रोवाइड करे। तो ये उसको बफर कर रहा होता है एक तरह से क्लॉक सिग्नल को। अगर मैं क्लॉक डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा तो क्लॉक पे हो सकता है लोड इतना ज्यादा आ जाए कि क्लॉक सिग्नल यूं इस तरह का बन जाए बजाय इसके कि बिल्कुल शार्प क्लॉक हो। So that's why we put an inverter or buffer. जी, any other question? सर जी, सर ये जो क्लियर इसमें हमने यूज़ किया ये एक तरह का डाटा को डिलीट करा, यानी कि अगर हम प्रीवियस स्टेट पे उसकी 1 थी तो इसको डाटा को डिलीट करने के लिए यूज़ हो रहा है क्लियर जो जी, बिल्कुल इसमें हम बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। इसको ठीक। हम डेटा को क्लियर करने के लिए कि अगर हम सारे फ्लिप फ्लॉप्स को चाहते हैं कि वो 0 के ऊपर आ जाए तो फिर हम ये करते हैं, क्योंकि जब आप सर्किट को पावर अप करते हैं ना तो रैंडम वैल्यूज इनकी आउटपुट्स पे आ जाती हैं रजिस्टर की। तो यू डोंट वांट रैंडम वैल्यूज, तो पहले आप उसको क्लियर करके 0 करते हैं और उसके बाद फिर आप अपना डेटा लोड करवाते हैं। अदरवाइज वो रैंडम वैल्यूज ही चलती रहेंगी क्योंकि उसमें स्टोरेज है ना, तो वो उन्हीं को ही चलाता रहेगा। सर ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर को जब 1 हाँ, करेंगे तब वो सब इसको 0 करेगा। क्लियर को आप देखें कि क्लियर का सिग्नल जो है वो कहाँ पे कनेक्टेड है। क्लियर का सिग्नल कनेक्टेड है, ये इनपुट है और ये बबल के साथ कनेक्टेड है। तो इस बबल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक्टिव तब होता है जब आप 0 देते हैं। तो क्लियर को जब मैं 0 दूंगा तो ये क्लियर होगा। क्लियर को जब मैं 1 दूंगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा। ओके सर। ठीक है, तो ये बबल इंडिकेट्स कि ये लो के ऊपर एक्टिव होता है, हाई के ऊपर एक्टिव नहीं होता। ठीक है, आप लोगों के लिए भी ये वो है। सो क्लियर एट 0 इज गोइंग टू क्लियर। जब क्लियर पे आप 0 देंगे तो ये क्लियर करेगा, क्लियर को 1 रखेंगे तो ये कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद ये बेसिक हमने रजिस्टर जो है ये पढ़ लिया।
अब रजिस्टर्स की ही टाइप्स हैं, टाइप्स क्या हैं, बल्कि हर रजिस्टर भी ये काम कर सकता है और उसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स, ठीक है। तो यू हैव अ नॉर्मल रजिस्टर जिसमें कि सिर्फ डेटा स्टोर होता है, एंड देन यू हैव रजिस्टर्स जिसमें आप डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और उसके बाद उस डेटा को शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डेटा को मूव कर सकते हैं उसके अंदर। तो सो ईच स्टेज से क्या मुराद है, each flip-flop in a shift register represents one bit of storage, and the shifting capability of a register permits the movement of data from stage to stage within the register or into or out of the register upon application of clock pulses. तो ये कह रहा है कि आप एक फ्लिप फ्लॉप में जो डेटा है उस रजिस्टर के अंदर, अगर लेट्स से 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो डेटा है उसको शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे फ्लिप फ्लॉप में भी, और दूसरे के डेटा को तीसरे में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, या पहले को दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस रजिस्टर के का डेटा सीरियली आउट भी कर सकते हैं, शिफ्ट करके वन वन बिट एट ए टाइम आप बाहर भी निकाल सकते हैं, और आप उसको लोड भी कर सकते हैं, शिफ्ट यू कैन शिफ्ट डेटा इन रजिस्टर एज वेल वन बिट एट ए टाइम जब भी क्लॉक पल्स आती है, ठीक है। तो इस तरह के रजिस्टर्स को हम लोग कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। तो इनको अभी हम स्टडी करते हैं। जी, क्लॉक पल्स जो है वो एक स्क्वायर वेव है बेसिकली, ये है क्लॉक पल्स की शक्ल, ठीक है। ये बिल्कुल इक्वल उसके ऊपर है। लेट्स से इसका हाई जो है वो है 5 वोल्ट्स और लो जो है वो 0 वोल्ट्स है। सो इट्स अ स्क्वायर वेव दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग, ठीक है। हर सिस्टम की अपनी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। इट कैन बी 1 मेगाहर्ट्ज, इट कैन बी 1 गीगाहर्ट्ज, व्हाटएवर, ठीक है। 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब है कि इस तरह के 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड उसके आ रहे हैं, यानी एक सेकंड में वो 10 लाख दफा ऊपर नीचे होगी। दैट इज 1 मेगाहर्ट्ज। अगर 1 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक है तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में वो 1 अरब दफा हाई और लो होगी, ये उसकी स्पीड है, ठीक है। तो आपके डिजिटल सिस्टम में सारा कुछ क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है, यानी सारे फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो क्लॉक की लेट्स से राइजिंग एज के ऊपर डेटा लैच करते हैं और फिर अगली राइजिंग एज आती है। तो ये बेसिकली सिंक्रोनाइज कर रहा होता है क्लॉक सिग्नल आपके सारे सर्किट्स को। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हार्ट बीट। तो हर दफा जो धक धक होती है उसके बाद आपका जो है सर्किट आगे चलता है। तो ये सारी चीजों को सिंक्रोनाइज करके रखती है। तो विदाउट अ क्लॉक देयर इज नो डिजिटल सिस्टम, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिजिटल सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग शिफ्ट रजिस्टर्स देखते हैं, और ये हमारे पास ना 7 डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज हैं शिफ्टिंग की या शिफ्ट रजिस्टर्स बनाने की। 7 मुख्तलिफ तरह के हम काम कर सकते हैं। So basic data movement in shift registers, 4 bits are used for illustration. So ये सारे के सारे वो कह रहे हैं कि जी 4 बिट के हैं, लेकिन 4 बिट से ज़्यादा के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 बिट के भी रजिस्टर्स बड़े कॉमन हैं, 16, 32 बिट्स एंड सो ऑन। अगर फॉर एग्जांपल आपका कैरेक्टर है ए, अल्फाबेट ए, उसको आपने एक रजिस्टर के अंदर लिखवाना है, तो आपको 8 बिट्स चाहिए, क्योंकि इसकी कोड की 7 बिट्स होती हैं, 1 बिट पैरिटी की होती है। तो इवन ई को सेव करवाने के लिए आपको 8 बिट का एक रजिस्टर चाहिए, जिसके अंदर आप उसका कोड जो है वो सेव करवाएंगे। तो जब उसको रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा अच्छा इसके अंदर ए लिखा हुआ था या बी लिखा हुआ था या सी लिखा हुआ था। तो एक सिर्फ एक अल्फाबेट जो है ना, वो उसके लिए आपको 8 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होते हैं। तो बल्कि आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेट्स जस्ट से आपके पास एक 500 वर्ड्स की वर्ड फाइल है, ठीक है, वर्ड फाइल है, 500 वर्ड्स है। अब उसमें जो 500 वर्ड्स हैं वो लेट्स से 5 अल्फाबेट्स पर वर्ड है। तो इसका मतलब हुआ कि उसमें 2500 अल्फाबेट्स हैं। 2500 अल्फाबेट्स को सेव करने के लिए आपको पर अल्फाबेट 8 बिट्स चाहिए। तो 2500 इंटू 8 अगर आप करें तो इसका मतलब कि 20,000 बिट्स आपको चाहिए। तो 20,000 बिट्स को सेव करने के लिए आपको 20,000 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। सो कंप्यूटर के अंदर जो एक फाइल सेव हुई भी है मेमोरी में, जिसमें से 500 वर्ड्स हैं, इट इज यूजिंग अप 20,000 फ्लिप फ्लॉप्स या मेमोरी एलिमेंट्स।
इन ऑर्डर टू बी सेव्ड। यू कैन वेल इमेजिन कि एक बढ़िया डॉक्यूमेंट जो है वो कितना ज़्यादा लेता है मेमोरी और कितना ज़्यादा हार्डवेयर आपको चाहिए होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप होगी कि इतनी सी माइक्रोचिप के ऊपर, जो बिल्कुल इतनी सी होती है, उस पर आप अरबों फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ इतनी सी चिप के ऊपर, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। यानी ये चिप के ऊपर जब फ्लिप फ्लॉप बना हुआ होता है तो ये इतना छोटा होता है कि आप इसको देख नहीं सकते। और एक फ्लिप फ्लॉप का साइज इतना होता है कि जो आपके सर का एक बाल है ना, जो उसकी थिकनेस है, उसकी उस थिकनेस के अंदर, वैसे बाल की थिकनेस 80 माइक्रॉन होती है, तो तकरीबन 1 माइक्रॉन में एक फ्लिप फ्लॉप होता है। तो 80 फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो बाल की थिकनेस के अंदर बने हुए होते हैं। ये तकरीबन साइज होता है 80 से 100। दिस इज द टेक्नोलॉजी। तो ये जो चिप्स आपकी लगी हुई होती हैं ये काम कर रही होती हैं। बहरहाल अब हम देखते हैं कि हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर जो हैं वो किस किस तरह के हैं। सो ये 7 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, सीरियल इन, सीरियल आउट एंड शिफ्ट राइट। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि डेटा आप लेफ्ट साइड से इस रजिस्टर में एंटर कर रहे हैं, राइट साइड से डेटा निकल रहा है 1 बिट एट अ टाइम में। सो इट इज सीरियल डेटा इन हो रहा है। और ये शिफ्ट राइट शिफ्ट राइट भी इसमें आप कर सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे 0 है तो अगली दफ़ा 0 यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे नया डेटा आ जाएगा। उसके बाद अगले उसमें 0 यहाँ चला जाएगा और ये नया डेटा यहाँ आ जाएगा। फिर 0 यहाँ चला जाएगा और उसके बाद 0 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से नया डेटा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सो वी शिफ्ट इट राइट, वी कैन शिफ्ट इट राइट, लेकिन इसमें सीरियल इन ही है डेटा और सीरियल आउट ही डेटा है। ठीक है, सो आप सीरियली डेटा इसके अंदर लेके जाएंगे और सीरियली इसमें से डेटा आप रीड करेंगे। दूसरी टाइप हमारी फिर वही है, अगर हम बी डायग्राम को देखें तो बी डायग्राम जो है वो है सीरियल इन, सीरियल आउट बट शिफ्ट लेफ्ट। तो इसमें डेटा आप यहाँ से एंटर करवा रहे हैं और ये राइट साइड से, और ये लेफ्ट साइड से निकल रहा है। तो चूंकि ये लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हम इस डेटा को शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगेन 1 बिट एट अ टाइम इसमें लोड होगी और 1 बिट एट अ टाइम ही इसमें से रीड होगी पूरे रजिस्टर के अंदर से। अच्छा, जो हमारी थर्ड टाइप है वो है पैरेलल इन, सीरियल आउट। यानी कि हम ऐसा रजिस्टर है जिसमें डेटा जो है वो हम पैरेलल लोड करवा सकते हैं। 4 बिट्स आपके पास थी, चारों की चारों आपने इकट्ठी इन 4 फ्लिप फ्लॉप्स में लोड करवा दी, लेकिन जब आपने डेटा को रीड करना है तो वो सीरियली रीड करेगा, यानी वो 1 बिट एट अ टाइम आउटपुट पे आपको देता जाएगा। सो एक तरह से ये आप समझ लें कि पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर बन गया है, कि आपके पास पैरेलल डेटा था और आपने उसको सीरियली आउटपुट कर दिया। ये कहाँ पे यूज होता है? डेटा ट्रांसमिशन के अंदर, क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन जब आप कर रहे होते हैं सिस्टम्स में तो आपके पास एक सिंगल वायर होती है। आप 8 वायर्स नहीं लेके जाते एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, आप एक वायर लेके जाते हैं। तो एक वायर के ऊपर एक वक्त में एक ही बिट ट्रेवल कर सकती है। आपके पास पीछे 4 बिट्स हैं या 100 बिट्स हैं, वो सारी की सारी हैं। तो आप फिर क्या करते हैं कि उसमें से 4 बिट्स लेते हैं, उनको पैरेलल लोड करते हैं और 1 बाय 1 आप उन बिट्स को ट्रांसमिट करना शुरू कर देते हैं। दूसरे एंड पे एक और सिस्टम होता है जो कि उनको सीरियली रिसीव करता है और उसके बाद उनको सेव कर लेता है रजिस्टर में और फिर पैरेलल में आप उसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये 8 बिट का रजिस्टर होता तो पहले हम इसमें 8 का ए का कोड डाल देते और फिर वो ट्रांसमिट हो जाता 1 बिट एट अ टाइम। ठीक है, और फिर दूसरे एंड पे हम उसको दोबारा असेंबल कर लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल इन, सीरियल आउट। अच्छा, फिर दूसरा जो है इसके जो यानी इसी का जो कॉम्प्लीमेंट बनता है, हाँ, वो ये है कि सीरियल डेटा इन एंड पैरेलल डेटा आउट। सो ये सीरियल डेटा रिसीव करेगा इनपुट के ऊपर और उसके बाद ये उसको सेव कर लेगा और डेटा जब आप रीड करेंगे तो आप पैरेलल में कर लेंगे। तो यू कैन इमेजिन कम्युनिकेशन सिस्टम जहाँ पे एक तरफ ये पैरेलल डेटा इन, सीरियल आउट है और दूसरी तरफ सीरियल इन, पैरेलल आउट है। तो आप उस पर डेटा लोड करवाते हैं, वो सीरियली 1 बिट एट अ टाइम हर क्लॉक पल्स के ऊपर भेजता जाता है। दूसरे एंड पे आप उन बिट्स को इकट्ठी करते हैं और उसके बाद आप उसको रीड करवा देते हैं। ठीक है, तो दिस इज सीरियल इन, पैरेलल आउट। उसके बाद another shift register that we have is which is called parallel in, parallel out.
इसके अंदर डेटा पैरेलल ही आप लोड करवाएंगे और पैरेलल में ही आप रीड करेंगे, ठीक है, 4 बिट्स एट अ टाइम। उसके बाद हमारे कुछ रजिस्टर्स हैं जो जिसमें कि आप रोटेट कर सकते हैं डेटा को। रोटेट करना क्या है कि आप बेसिकली इसकी आउटपुट को वापस इसके इनपुट पे कनेक्ट कर देते हैं और इसको कहते हैं भाई शिफ्ट राइट। तो ये डेटा यहाँ से मूव होता होता यहाँ पे जाता है और वो बिट जब यहाँ से निकलती है तो वापस वो इनपुट के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो अगर इस पे 1 2 3 4 है तो जब मैं शिफ्ट राइट करूंगा तो सबसे पहले 4 यहाँ पे निकलेगा और अगली चीज ये वापस यहाँ पे आ जाएगा और ये बन जाएगा 4 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 3 निकल जाएगा तो ये बन जाएगा 3 4 1 2 एंड सो ऑन। सो दिस विल रोटेट इट राइट। इसी तरह से ये है रोटेट लेफ्ट। रोटेट लेफ्ट में यहाँ से डेटा निकलेगा और फिर आखिरी बिट पे यहाँ पे आके सेटल हो जाएगा। अगली क्लॉक पल्स पे वो डेटा यहाँ चला जाएगा, अगली पे यहाँ, तो ये इसी तरह से ये चलता जाएगा जी। सर इसमें रोटेट हो रहा था तो इसमें नया डाटा एंटर नहीं होगा? हाँ, अच्छा, ये फिलहाल हम सिर्फ रोटेशन को देख रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली इसमें ये कंप्लीट डायग्राम नहीं है और इसमें डेटा को लोड करने का और स्टोर करने का और रीड करने का कोई और तरीका भी होना चाहिए। तो यस, रोटेट ये कर रहा है लेकिन उसमें डेटा लोड होगा तो ये रोटेट करेगा ना, पहला डेटा आएगा कहाँ से इसमें। तो यस, इसका पूरा सिस्टम तो पूरा होगा लोड स्टोर का, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? रोटेट राइट और रोटेट लेफ्ट है ना, हाँ, फंक्शनैलिटी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन जो है ना वो मुख्तलिफ है, बाकी इट्स द सेम थिंग, ठीक। तो ये हमारे हो गए मुख्तलिफ तरह के शिफ्ट रजिस्टर्स। अच्छा, अब हम वन बाय वन इनका डिज़ाइन जो है वो पढ़ेंगे कि अगर ये सारे रजिस्टर्स हम लोगों ने बनाने हो तो हम किस तरह से बनाएंगे, क्या उनका डिज़ाइन प्रोसेस होगा। सो दिस इज व्हाट वी विल स्टडी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है, स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? यस सर, आ रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है इस वक्त? यस सर, हो रही है। अच्छा, तो अब हम लोग अपना सबसे पहला जो है और जो सबसे सिंपल भी है उस शिफ्ट रजिस्टर को देखते हैं। दिस शिफ्ट रजिस्टर इज सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। सो सीरियल इन सीरियल आउट का मतलब है कि इसमें डेटा एंटर भी सीरियली होगा और इसमें जब आप रीड करेंगे तो वो भी सीरियली आप उसको कर रहे होंगे। तो इसको बनाना बड़ा आसान है। आप 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स लेंगे, ठीक है, चारों की क्लॉक को कॉमन कर देंगे तो ये तो आपकी क्लॉक पल्स आ गई और इनपुट डेटा आप यहाँ से दे देंगे पहले फ्लिप फ्लॉप के डी इनपुट पे और इसका जो आउटपुट है इस फ्लिप फ्लॉप की उसको अगले फ्लिप फ्लॉप के डी इनपुट से कनेक्ट कर देंगे और फिर इसकी आउटपुट अगले से, इसकी आउटपुट अगले से और फाइनली फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो Q3 की आउटपुट है वो आपकी फाइनल आउटपुट बन जाएगी। तो होगा क्या कि पहली क्लॉक पल्स के ऊपर लेट्स से आप इसमें 1 लिखवाते हैं तो पहली क्लॉक पल्स पे इसके ऊपर 1 आ जाएगा। फिर अगली क्लॉक पल्स पे आप 2 लिखवाते हैं तो क्या होगा कि अगली क्लॉक पल्स पे ये जो 1 है ये इसके आउटपुट पे आया होगा तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद जब ये अगली क्लॉक यहाँ पे आएगा तो तीसरी क्लॉक के ऊपर ये Q पे अपीयर होगा और ये यहाँ D में स्टोर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। सो ये उसके बाद तो ये चूंकि क्लॉक जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें नेक्स्ट स्टेट एक साइकिल के बाद आती है तो ये जब आप इसकी प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट इसकी 1 होगी तो इसकी नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट 1 बन जाएगी, इसकी नेक्स्ट स्टेट फिर यहाँ पे आएगी एंड सो ऑन। तो ये जो है डेटा 4 साइकिल्स में आप इसमें लोड करवा देंगे और फिर अगर आपने रीड करना है तो अगले 4 साइकिल्स में ये वो सारा डेटा आपका आउटपुट हो जाएगा और you're done. So this is the simplest type of register that you can make, serial in and serial out. ठीक है जी, any question on this? सही है, क्लियर है सबको? क्या चीज? इसमें अभी फिलहाल तो कोई लोड नहीं है, ये हर क्लॉक पल्स के ऊपर डेटा इनपुट ले रहा है। अभी हमने इसके अंदर लोड की लॉजिक नहीं डाली लेकिन लोड की लॉजिक जो है वो वही है जो हमने पढ़ लिया है तो वो आप ऑब्वियसली इसके अंदर भी डाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है।
लोड की लॉजिक क्या होगी, आप उसको यहाँ पे एंड गेट लगा देंगे इस इनपुट पे। व्हाट यू विल डू इज यू विल पुट एन एंड गेट और इसके साथ आप लोड लगा देंगे और इसके साथ आप इनपुट दे देंगे। लोड को आप असर्ट करेंगे तो डेटा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अच्छा, सो इसकी हम एक एप्लीकेशन देखते हैं। ये सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स हैं। तो हम लोगों ने 2 शिफ्ट रजिस्टर्स लिए, दोनों जो है वो 4 बिट की हैं। एक शिफ्ट रजिस्टर ए है और दूसरा है शिफ्ट रजिस्टर बी, ठीक है। और सीरियल इन, एस आई का मतलब है सीरियल इन, एस ओ का मतलब है सीरियल आउट। और हम लोगों ने यहाँ पे ये क्लॉक पल्स है, ठीक है। और क्लॉक को हम लोगों ने गेट किया हुआ है थ्रू शिफ्ट कंट्रोल, ठीक है। तो शिफ्ट कंट्रोल एक और हमारा कंट्रोल सिग्नल है। अच्छा, पहले शिफ्ट रजिस्टर की आउटपुट डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द इनपुट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर बी, और फिर ये आपका सीरियल आउट है। और एक चीज आप और देखें कि ये जो पहला शिफ्ट रजिस्टर है इसकी आउटपुट मैंने वापस इनपुट पे भी फीडबैक की हुई है। तो जब हाँ, जब मैं डेटा इसको, अच्छा ये मेरी क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक पल्स तो उसी तरह चली जा रही है। और शिफ्ट कंट्रोल जो है वो थ्रू आउट लो है, और उसको फिर मैं इतनी देर के लिए हाई करता हूँ, फिर लो कर देता हूँ, ये शिफ्ट कंट्रोल। तो जितनी देर के लिए ये हाई होता है उतनी देर के लिए ये एंड गेट कंडक्ट करता है और इसमें से क्लॉक गुजरती है। तो क्लॉक की सिर्फ ये वाली पल्सेस हैं जो कि इन रजिस्टर्स को चलाती हैं। बाकी उससे पहले क्लॉक क्या थी और उसके बाद क्लॉक क्या है, इट डजंट मैटर। सिर्फ इस ड्यूरेशन के लिए, यानी कि मैं बेसिकली कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैंने शिफ्ट करना किस टाइम के ऊपर है। तो वही जो आपका सवाल था कि जी क्या वो हर वक्त ही करता रहेगा, नहीं। जब आप शिफ्ट कंट्रोल को 1 करेंगे जितनी देर के लिए, उतनी देर के लिए वो शिफ्टिंग करेगा। फिर उसके बाद जब आप उसको 0 कर देंगे तो वो शिफ्टिंग नहीं करेगा। तो जब मैं 4 पल्सेस इसको दूंगा तो होगा क्या कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ था 4, लेट्स से 4, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा टू रजिस्टर बी, ठीक है, 4 पल्सेस में। और यहाँ से वो शिफ्ट आउट हो रहा होगा लेकिन वापस शिफ्ट इन भी हो जाएगा। तो 4 पल्सेस के बाद इन दोनों के ऊपर सेम डेटा होगा। तो एक तरह से जो भी शिफ्ट रजिस्टर ए में डेटा पड़ा हुआ था वो कॉपी हो जाएगा टू शिफ्ट रजिस्टर बी, ठीक है, विदाउट इरेजिंग द ओल्ड वन। अगर मैं इसको फीडबैक ना देता तो फिर क्या होता है, ये डेटा यहाँ मूव हो जाता है, इस पूरे रजिस्टर के अंदर जीरोज आ जाते हैं। अगर आप कोई डेटा ना दे रहे हो और आप शिफ्ट आउट कर रहे हो तो वो 0 0 0 0 हो जाता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने एक फीडबैक भी दी हुई है। तो अब मैं जब इसको पल्सेस देता हूँ तो 4 पल्सेस के अंदर मेरा जो सारा जो शिफ्ट रजिस्टर ए है इसका सारा डेटा शिफ्ट रजिस्टर बी के अंदर मूव हो जाता है। उसके बाद मैं फर्दर पल्सेस दूंगा तो फिर ये डेटा आउट हो जाएगा रजिस्टर बी से। तो ये सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स हैं। हाँ सर, डाटा जब शिफ्ट रजिस्टर ए से जाएगा रजिस्टर बी की तरफ, तो कोई चांस नहीं है जो सिग्नल है वो वापस घूम कर वापस कौन सा सिग्नल? सर जो जा रहा है जी में, और सर वो वापस उस पॉइंट से घूम के वापस में आने, ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि जो डेटा आउट होगा वो वापस घूम के आ जाए, वो शिफ्ट रजिस्टर बी में जाए ही ना? नहीं, ये वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज जब हाई होगी तो ये दोनों पॉइंट्स पे हाई हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि ये वाला पॉइंट जो है इस पे कोई और वोल्टेज है और इस पॉइंट के ऊपर कोई और वोल्टेज है। ये पॉइंट्स फिजिकली कनेक्टेड हैं। जब ये फिजिकली कनेक्टेड है तो ये इन पे एक ही वोल्टेज होगी, दो नहीं हो सकती। तो 1 देंगे तो 1 आएगा, 0 देंगे तो 0 आएगा। तो वो वापस, हाँ, वो कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि इधर से इधर चला जाए या इधर चला जाए। वो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस मिलियंस में से आधे उधर चले जाएंगे और आधे उधर चले जाएंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं होगा कि दूसरी तरफ होना आ जाए। ये एक ही पॉइंट है जी। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक, अच्छा। तो ये तो उसने वही शिफ्टिंग ही दिखाई हुई है, ट्रांसफर एग्जांपल कि क्या होगा। अच्छा, अब हम अपना अगला शिफ्ट रजिस्टर देखते हैं। ये है सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ये डेटा एक्सेप्ट्स डेटा सीरियली एंड आउटपुट्स
आउटपुट्स ऑफ ऑल स्टेजेस आर अवेलेबल साइमल्टेनियसली। अच्छा, इसके अंदर भी हमने डी फ्लिप फ्लॉप्स लिए हैं। ये आपका डेटा इनपुट है और इसका जो आउटपुट है Q, it is connected to the next flip flop, this is connected। सो डेटा इनपुट इसमें बिल्कुल सीरियली उसी तरह से ही होगा कि पहले 1 यहाँ पे लोड होगा, फिर अगले क्लॉक साइकिल में यहाँ चला जाएगा Q से D पे, फिर Q से D पे यहाँ पे जाएगा, फिर Q से D पे यहाँ पे चला जाएगा। डेटा लोड तो इस तरह होगा। लेकिन जब मैंने रीड करना होगा तो मैंने इन Q आउटपुट्स को डायरेक्टली वायर्स के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे मैं आउटपुट पे लेके आ गया हूँ। तो इसमें जो भी सेव्ड है, लेट्स से इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो वो यहाँ पे मुझे 4 मिल जाएगा, यहाँ पे 3 2 1। वैसे तो बिट्स हैं 1 0, लेकिन मैं वैसे ही समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये आप इसमें डेटा जो लोड होगा वो सीरियली होगा, लेकिन मैं रीड एक दफ़ा वो सीरियली रीड हो जाता है तो मैं उसको पैरेलल में सीरियली राइट हो जाता है तो मैं उसको पैरेलल में रीड कर सकता हूँ। राइट हो रहा है। हाँ हाँ तो साथ में क्यू नॉट का भी तो आ रहा है। हाँ, वो आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे पहली बेटी आउट हो रही है ना, अभी पहली क्लॉक पल्स पे पहली बिट आई Q0, ठीक है, हो गया। उसके बाद Q0 चेंज हो जाएगा क्योंकि अगला डेटा आएगा तो वो जो भी Q0 की वैल्यू है वो आगे चली जाएगी। हाँ, तो वो तो चेंज होता जाएगा ना, तो इसलिए जब चारों लोड हो जाएंगे तब इनकी वैल्यू स्टेबल होगी। वैसे तो वो चेंज होती जाएगी ना हर दफा। तो आप पहले लोड करेंगे, उसके बाद जब लोड हो जाएगा तो आप रीड करेंगे। अदरवाइज तो Q0 को आप साथ ही रीड करेंगे तो उसमें पहली बिट आएगी, फिर अगली बिट आ जाएगी, फिर अगली बिट आ जाएगी, फिर अगली बिट आ जाएगी, क्योंकि वो तो Q0 तो चेंज होता जाएगा। उसी तरह से Q1 भी चेंज होगा, Q2 भी चेंज होगा, Q3 जो है वो फाइनली स्टेबल होगा। बिल्कुल, अगर आपका 4 बिट का रजिस्टर है तो 4 क्लॉक साइकिल्स आप उसको देंगे ताकि वो पूरा डेटा उसमें मूव इन हो जाए। जब एक दफा मूव इन हो जाए उसके बाद आप उसको रीड करेंगे। अगर वो मूव इन हो रहा है और आप उसको रीड कर रहे हैं तो आपको गलत वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि वो अभी शिफ्ट हो रहा है उसके अंदर। तो Q0 जो है वो चेंज होता रहेगा। जब आप पहली बिट होगी, फिर अगले साइकिल में दूसरी बिट होगी, तीसरे साइकिल में तीसरी बिट होगी Q0 पे, और चौथे साइकिल में चौथी बिट होगी। तो चौथी बिट इज द करेक्ट वन, वो आपने रीड करनी है। तो इसका जो सिंबल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डेटा इनपुट है, सीरियल इनपुट है, ठीक है। ये इसका क्लॉक सिग्नल है और ये इसका पैरेलल आउटपुट है। तो आप इसको डेटा देंगे, साथ आप इसको क्लॉक पल्सेस देंगे। हर क्लॉक पल्स पे वो मतलब आपका डेटा जो है वो जो भी होगा वो इसमें जाता जाएगा। 4 क्लॉक पल्सेस के बाद वो डेटा आपको स्टेबल आउटपुट के ऊपर जो है वो अवेलेबल होगा। तो एक तरह से ये आपके सीरियल डेटा को पैरेलल डेटा में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। ये आपने कई दफा देखा होगा, बफरिंग होती है। आपको नेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर देते हैं वीडियो, तो वो कहते हैं जी बफरिंग कर रहा है, इस वक्त वो डाउनलोड हो। क्या हो रहा था, क्योंकि डेटा आपके पास सीरियली आ रहा होता है नेट से हमेशा, उसमें कोई पैरेलल डेटा तो होता नहीं। तो लेट्स से कि एक पूरा फ्रेम है जो आपने डिस्प्ले करना है वीडियो का। उस फ्रेम की है, हम कहते हैं 1 लाख बिट्स, ठीक है। अब वो 1 लाख बिट्स पहले सीरियली आएंगी और एक मेमोरी या रजिस्टर में 1 लाख बिट्स पूरी लोड होंगी। उसके बाद वो पैरेलल में उसको पूरी स्क्रीन को डेवलप करके आपको दिखाएगा हर पिक्सल की वैल्यू कि क्या है। उसमें आप ये तो नहीं कर सकते कि स्क्रीन पे एक पिक्सल दिखा दें बाकी पिक्सल ना हो, फिर अगला पिक्सल दिखाएं, फिर अगला पिक्सल दिखाएं। आपने तो सारे पिक्सल्स इकट्ठे दिखाने हैं, लेकिन आपके पास जो डेटा आ रहा है वो 1 पिक्सल एट अ टाइम आ रहा है। तो आपको पहले उसको सीरियली पूरा सेव करना पड़ेगा, फ्रेम को पूरे को, और उसके बाद आप उसको फिर डिस्प्ले करवाते हैं। तो जहाँ पे नेट की स्पीड स्लो हो जाती है वहाँ पे इसलिए आपका डेटा जो है वो रुक के आ रहा होता है, क्योंकि वो जब तक कि वो रजिस्टर पूरा लोड नहीं हो जाता तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं होता, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है सीरियल इन पैरेलल आउट की। जी, एनी अदर क्वेश्चन?
अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा अगला सर्किट, पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। यानी कि इसमें अब डेटा जो है वो पैरेलल में हम लोड करेंगे, लेकिन डेटा जो रीड करेंगे वो सीरियली रीड होगा। ठीक है, तो इसका सर्किट जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एक बेसिक कंट्रोल इनपुट है जिस पे लिखा हुआ है शिफ्ट स्लैश लोड बार, यानी कि एक्टिव, जब मैं इस सिग्नल को जीरो करूंगा तो ये लोड करेगा, और जब मैं इस सिग्नल पे 1 दूंगा इस इनपुट के ऊपर तो ये शिफ्ट करेगा। इसका ये मतलब है, क्योंकि लोड के ऊपर ये बार लगी हुई है, तो ये एक्टिव लोड कब करेगा, जब ये सिग्नल जीरो होगा, शिफ्ट कब करेगा, जब ये सिग्नल 1 होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया शिफ्ट लोड का। ये जो D0, D1, D2 एंड D3 हैं, ये आपके डेटा इनपुट्स हैं जो पैरेलल में हैं, और ये आपका सीरियल डेटा आउट है, और ये आपकी क्लॉक है। तो अब हम देख लेते हैं वन बाय वन कि इसके अंदर क्या हो रहा है। डेटा जब हमने लोड करना होता है तो हम क्या करते हैं, सो हम बेसिकली डेटा यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जो भी हमारी बिट्स हैं, लेट्स से 1 0 1 0, ओके। एंड व्हाट वी डू इज हम लोड को असर्ट करते हैं। सो लोड को असर्ट करने का मतलब है कि हम यहाँ पे 0 देते हैं। जब मैं यहाँ पे 0 देता हूँ तो ये जो ऊपर वाली लाइन है इन्वर्टर के बाद, इस पे 1 हो जाता है, और नीचे वाली पे 0 ही हो जाता है। तो ये 1 को अगर मैं ट्रेस करूं तो ये 1 इस एंड गेट को ऑन कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये इस एंड गेट को ऑन कर रहा है, और ये आखिर में इस एंड गेट को ऑन कर रहा है। D0 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये इसको ऑन कर देता है। तो इसकी दूसरी इनपुट कहाँ से आ रही है, D1 से। इसकी कहाँ से आ रही है, D2 D3। तो जब मैं लोड को असर्ट करता हूँ तो बेसिकली ये पूरा डेटा इस एंड गेट के थ्रू इस फ्लिप फ्लॉप में सेव हो जाता है। D2 यहाँ पे सेव हो जाता है, D3 इसके थ्रू यहाँ पे सेव होता है, और D0 तो डायरेक्टली आ रहा है यहाँ पे, तो इसने तो वैसे ही सेव होना था। तो क्या हुआ कि जब मैंने लोड को 0 किया तो ये वाले एक्टिव हो गए गेट्स, और ये यहाँ से शिफ्ट हो गया। दूसरा लोड को यानी 0 किया तो ये यहाँ पे 0 जा रहा है, तो ये वाले गेट्स इस वक्त इनएक्टिव हैं जब मैं डेटा को लोड कर रहा हूँ, क्योंकि इनको 0 जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं जब फॉर एग्जांपल इस सिग्नल पे 1 देता हूँ, तो 1 का मतलब है कि अब मैं इसको शिफ्ट आउट कर रहा हूँ। 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे आ गया 0। जब 0 आया तो इसका मतलब है ये गेट्स डिसेबल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे 1 है तो ये गेट्स इनेबल हो गए। अच्छा, अब ये गेट जब इनेबल होगा तो क्या होगा, ये जो क्यू है ये बेसिकली इसमें से गुजरेगा और गेट, और ये डी में चला जाएगा। इसी तरह से इसका क्यू यहाँ से गुजरेगा और यहाँ चला जाएगा, इसका क्यू यहाँ से गुजरेगा, यहाँ चला जाएगा, और ये वाला सीरियल। तो क्या मैंने बेसिकली सीरियली यानी शिफ्ट राइट किया है 1 बिट बाय वो शिफ्ट को असर्ट करके, तो हर क्लॉक साइकिल के ऊपर ये 1 बिट अब शिफ्ट करता रहेगा जब तक कि मैं शिफ्ट को असर्टेड रखूंगा। तो जब मैं इस सिग्नल पे 1 दूंगा तो ये इस तरफ डेटा को शिफ्ट करना शुरू कर देता है। जब मैं इस पे 0 देता हूँ तो ये डेटा यहाँ से लोड कर लेता है। तो ये है पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, सो यू गाइस कैन टेक अ 10-minute ब्रेक, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ी सी 10 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। चलो मैं आता हूँ। यार ये सारा कनेक्टेड है, किसी ने इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है।
मैं आता हूँ। चलेंगे, अभी 2-3 मिनट में हम वेट कर लेते हैं। आ जाए
जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पैरेलल है ना, तो बस 1 सेकंड में आप लोड कर सकते हैं, सो लॉन्ग एज के आपका डेटा अवेलेबल है। चलिए बैठे यार, हम शुरू करते हैं दोबारा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग ऑनलाइन हैं, आवाज आ रही है, सारा कुछ ठीक है अभी भी? जी सर। ओके ग्रेट, चलें जी हम आगे चलें। नाउ बिट्स आर सीरियल पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, तो ये अगेन उसका यार ये बंद कर देना, ये उसका सिंबल, ये सिंबल बना हुआ है। अच्छा, ये सारे जितने शिफ्ट रजिस्टर्स हैं ना और रजिस्टर्स, ये आप आईसी के फॉर्म में बने बनाए भी खरीद सकते हैं। सो लेट्स से आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई डेटा चाहिए, आपने कन्वर्ट करना है, तो इसकी आईसीज मिल जाती हैं, 8 बिट रजिस्टर्स की, 32 बिट रजिस्टर्स की, आपको बनी बनाई चिप्स भी मिल सकती हैं। आप खुद भी बना सकते हैं ऑब्वियसली, अगर आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं आईसी में, तो आप उनको जोड़ के जैसा हम पढ़ रहे हैं उस तरह भी बना सकते हैं, और बने बनाए भी आपको मिल जाएंगे। तो खैर एनीवेज, यहाँ पे ये उसका सिंबल है, तो इसमें आप देखें कि ये डेटा पैरेलल में आ रहा है, ये शिफ्ट और लोड का सिग्नल है, ये क्लॉक का सिग्नल है, और ये आपका सीरियल आउट है। सो ये इसका पूरा लॉजिक सिंबल है आपके शिफ्ट रजिस्टर का। अच्छा, अब अगला हम अपना रजिस्टर देखते हैं, पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। सो दिस इज वेरी सिंपल। इसमें आप डेटा लोड भी पैरेलल में करवाते हैं, और आप रीड भी पैरेलल के अंदर ही करते हैं। सो एक साइकिल में आप ये इसके ऊपर डेटा डालते हैं, जैसे ही क्लॉक पल्स आती है ये डेटा इस इन फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर चला जाता है, और जैसे ही ये इसके अंदर जाता है आपको ये आउटपुट्स पे अपीयर हो जाता है। तो अगले साइकिल में आप इसको रीड कर सकते हैं, और उसके बाद अगर डेटा चेंज नहीं होता तो ये डेटा इसमें परमानेंटली रहेगा। अगेन स्टूडेंट्स पूछें जी लोड कब होगा ये वो, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स के अंदर वो पूरी डिटेल्स आपको नहीं दिखा रहा होता, वो बेसिकली आपको सिर्फ सर्किट का कॉन्सेप्ट समझा रहा है। ऑब्वियसली इसमें लोड का सिग्नल भी होगा, इसके अंदर और सिग्नल भी होंगे, लेकिन जो बुनियादी उसका जो ढांचा है वो इस सर्किट के अंदर है। तो बाकी तो जब आप एक्चुअली कोई चिप लेंगे तो उसमें बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, उसमें प्रीसेट भी होगा, उसमें क्लियर भी होगा, रीसेट भी होगा, क्लॉक की इनपुट भी होगी, शिफ्ट और लोड भी होगा, तो बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, मोर देन शोन ओवर हियर, ताकि आप उसको अपनी पसंद के मुताबिक यूज कर सकें। अच्छा, अब ये एक हमारे पास एक और शिफ्ट रजिस्टर है जो कि बाई डायरेक्शनल है। सो इसके अंदर आप जो है एक कंट्रोल इनपुट से को लेते हुए डेटा को शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकते हैं और शिफ्ट राइट भी कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि शिफ्ट लेफ्ट के लिए आप एक अलग चिप या एक अलग रजिस्टर बनाएं, शिफ्ट राइट के लिए एक और बनाएं, क्योंकि कई ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें कभी आपने डेटा को शिफ्ट लेफ्ट करना होता है, कभी आपने डेटा को शिफ्ट राइट करना होता है, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये जो सर्किट है यहाँ पे ये वाला, इसको अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट करता है। तो नीचे तो वही आपके डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो राइट और लेफ्ट। तो अगेन अगर इस सिग्नल को मैं 1 करूँगा तो बेसिकली ये राइट को शिफ्ट करेगा, और जब मैं इसको 0 करूँगा तो ये लेफ्ट को शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये एक्टिव लो ये बार इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग पहले ऐसा करते हैं कि इसको 1 के ऊपर सेट करते हैं, और 1 के ऊपर सेट करके ज़रा समझते हैं कि ये सर्किट क्या कर रहा है। सो 1 जब यहाँ पे 1 होगा तो ये वाला गेट ऑन हो जाएगा, ये देखें ये डायरेक्टली आ रहा है, सो दिस विल बी ऑन। उसके बाद ये वाला ऑन हो जाएगा, ये ऑन होगा, और ये वाला ऑन हो जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम चूंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे है 0 है, तो ये जो दूसरा गेट है ये ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, और ये भी ऑफ है। सो इसका और गेट के ऊपर फर्दर कोई इफेक्ट नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि देखें ये वाला गेट ऑन हो गया,
मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ से सीरियल डेटा आया, इस गेट से आया और यहाँ से डी में एंटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो इसका डेटा था क्यू का, वो आप देखें कि वो यहाँ से इस गेट पे आ रहा है और इधर जा रहा है। इसी तरह से इसका डेटा इस गेट से आ रहा है और इधर चला गया, ठीक है। और इसका डेटा इस गेट से आके यहाँ चला गया और ये वाला डेटा जो है ये फाइनली आउट हो गया। तो हर क्लॉक पल्स पे क्या हो रहा है, यहाँ से नया डेटा आ रहा है और ये डेटा शिफ्ट हो रहा है। बेसिकली मैंने इनको इस तरह कनेक्ट कर दिया है कि ये राइट साइड के ऊपर इसने शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। क्लियर है ये? अच्छा, और अगर मैं इसको उल्टा करूं, वही वाली बात, अगर मैं उल्टा कर देता हूं और मैं इसको जीरो करता हूं, तो जीरो का मतलब है कि ये वाली लाइन, अब ये वाले गेट्स आपके सारे डिसेबल हो गए और यहाँ पे 1 आ गया, सो ये वाले गेट्स आपके इनेबल हो गए। ये वाले गेट्स इनेबल हुए तो क्या हो रहा है कि आप देखें, ये गेट जब इनेबल हुआ, अब इसने क्या करना है कि शिफ्ट लेफ्ट करना है, यानी कि यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो भी इसकी आउटपुट थी इस फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है, वो यहाँ से आ रही है और इस गेट के थ्रू वो अब इसमें चली गई। सो इसका मतलब है कि ये डेटा यहाँ से यहाँ मूव हो गया। उसी तरह से अगर मैं Q2 को देखूं तो Q2 होते हुए इस गेट के थ्रू यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब है कि Q2 हैज नाउ शिफ्टेड हेयर। इसी तरह से Q1 विल शिफ्ट हेयर और ये जो Q है फाइनल आउटपुट, ये बाहर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं 0 करता हूँ तो डेटा इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और मैं 1 करता हूँ तो डेटा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो मैं बेसिकली ये जो मेरा राइट और लेफ्ट वाला शिफ्ट का सिग्नल है, इससे मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, अगर किसी को क्लियर ना हुआ हो? क्लियर है? ओके। अच्छा, अब आगे हम लोगों ने एक और चीज बनाई। ये सर्किट है बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, 4 बिट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड। अच्छा, अब ये क्या है कि इसके अंदर एक तो ये बाई डायरेक्शनल है, लेकिन वो जो हमने सर्किट बनाया था वो बाई डायरेक्शनल था, लेकिन उसमें पैरेलल लोड नहीं था। उसमें सीरियली आप लोड करते थे, या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। डेटा कहीं से भी आप एंटर कर सकते थे, लेफ्ट या राइट से, लेकिन सीरियली हो सकता था। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा इस तरह का शिफ्ट रजिस्टर हो कि वो 4 बिट भी हो, बाई डायरेक्शनल भी हो और उसके अलावा उसमें लोड पैरेलल में डेटा लोड हो जाए। एक दफ़ा मैं पैरेलल में लोड कर लूँ, फिर उसके बाद मैंने उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने अब थोड़ा सा सर्किट और कॉम्प्लेक्स हो गया और हम देखते हैं ये ऊपर तो हमारे वही सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं और वी हैव अ क्लियर सिग्नल। सो क्लियर की कोई आपको अभी मसला नहीं है। क्लियर का मतलब है कि वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। अच्छा, इसमें हमने 4 मक्सेस लगाए हैं। मक्स की फंक्शनैलिटी तो सबको याद है ना? मक्स क्या करता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट डज द मक्स डू? नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं करता मक्स। किसने क्या कंपैरिजन करता है? आपको तो कल मैंने मक्स नहीं समझाया था। आज आप कह रहे हो किस तरह का कंपैरिजन करता है, बताएं। मतलब जो 6 बिट का अगर वो इनपुट है, हाँ तो उसकी जो कॉम्बिनेशन बनती है हाँ 64 डिजिट, हाँ। तो वो उसको कंपेयर करता है। नहीं यार। अगर अच्छा, दोनों कोई कोई और बता सकता है मक्स क्या करता है? किसी को याद नहीं मक्स क्या करता है? ये तो हमने पढ़ा था ऑनलाइन।
फिर भी चलें, अपनी पुरानी स्लाइड निकालें, मार्क्स पढ़ें और मुझे बताएं कि मार्क्स क्या करता है। सारे लोग निकालें, अब जहां से भी निकालेंगे डेटा अपना। रीड व्हाट डज द मार्क्स डू एंड एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी। ऑनलाइन जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़े मार्क्स, 4 to 1 मार्क्स पढ़ें या 2 to 1 मार्क्स पढ़ें, मुझे बताएं मार्क्स क्या करता है। डेटा सिलेक्टर का काम करता है, जब हम सेलेक्ट वाले में इनपुट देते हैं, ठीक है, वो उस पॉइंट को सिलेक्ट कर देते हैं जहाँ पे ऑन होना चाहिए सिंगल बिट को। बेसिकली हाँ, डेटा सिलेक्टर है। इसकी अगर मसलन 2 to 1 मार्क्स है तो इसका मतलब इसकी 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है, और जो सिलेक्ट लाइंस हैं उनसे हम ये डिटरमिन करते हैं कि कौन सी इनपुट जो है वो आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कोई एक इनपुट जो है वो आउटपुट के ऊपर कनेक्ट होती है डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्ट लाइंस, लेकिन खाली एक। तो अगर उसकी 4 इनपुट्स हैं तो उसकी 2 सिलेक्ट लाइंस होंगी, अगर उसकी 8 इनपुट्स हैं तो उसकी 3 सिलेक्ट लाइंस होंगी। तो सिलेक्ट लाइंस से हम डिटरमिन करते हैं कि कौन सी, और आउटपुट मार्क्स की हमेशा एक होती है बस, तो वो उनमें से किसी एक लाइन को जो है वो सिलेक्ट करता है। पुराने इसी से करें। बाकी लोगों ने पढ़ा कुछ मार्क्स का तो समझ आइए है? अच्छा, तो कमिंग बैक टू दिस ओरिजिनल सर्किट, यानी अगर मैं इस मार्क्स को आपको यहाँ पे समझाऊं तो ये क्या है, ये है 4/1 मार्क्स। इसकी एक आउटपुट है विच इज ओवर हियर, इसकी 3 इनपुट्स, 4 इनपुट्स हैं 0 1 2 3, और इसकी 2 सिलेक्ट लाइंस हैं। ये सिलेक्ट लाइंस डिटरमिन करती हैं कि इनमें से कौन सी इनपुट जो है वो आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी, किस इनपुट का डेटा आउटपुट के ऊपर जाएगा। सिलेक्ट लाइंस को जब मैं 0 0 रखता हूँ तो 0 सिलेक्ट हो जाती है, जब मैं 0 1 लगता हूँ तो 1 सिलेक्ट होती है, 1 0 पे 2 और 1 1 के ऊपर 3। ठीक है, और जो भी 3 पे डेटा होता है वो आउटपुट के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो दिस इज 4/1 मार्क्स। ठीक है जी, क्लियर है सारे को? अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसने क्या किया है। हम ओरिजिनली क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि हम एक 4 बिट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर बनाना चाह रहे थे विद पैरेलल लोड, यानी कि दोनों तरफ वो उसमें डेटा पैरेलली लोड हो। एक दफ़ा डेटा लोड हो जाए तो हम फिर खुद सेलेक्ट कर सकें कि इसने शिफ्ट लेफ्ट होना है या शिफ्ट राइट होना है। तो उसके लिए हम लोगों ने इस दफ़ा डिस्क्रीट गेट्स के बजाय हमने मक्सिस को यूज़ किया, और मक्सिस जो ये जो इसका डेटा इनपुट है ना, ये जा रहा है मक्स के थ्रू।
ठीक है। सो यानी मक्स की जो आउटपुट है वो इसकी डेटा इनपुट के साथ कनेक्टेड है। सो चारों मक्सेस की डेटा आउटपुट्स जो हैं वो इसकी डेटा इनपुट के साथ कनेक्टेड है, और क्यू जो है ये तो आपकी आउटपुट्स हैं ऑब्वियसली, और ये पैरेलल आउटपुट्स हैं A4, A3, A2 एंड A1। यहाँ पे I4, I3, I2 एंड I1 ये आपकी पैरेलल इनपुट्स हैं, ठीक है। सो A4 से A1 तक आपकी आउटपुट्स हैं, और आउटपुट्स अगर आप देखें तो वो आपके Q से कनेक्टेड है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट ही आपकी फाइनल आउटपुट होती है। तो वो आपके आउटपुट्स हैं, और I4, I3, I2 और I1 जो हैं वो आपकी इनपुट्स हैं। अच्छा, अब आप नोट करें कि इस मक्स की जो है ना थर्ड इनपुट, यानी 0, 1, 2, 3 थर्ड इनपुट के ऊपर ये आपका डेटा कनेक्टेड है। सारे मक्सेस की थर्ड इनपुट के ऊपर ये डेटा कनेक्टेड है। I4, I3, I2 किससे? 3, 3, 3, 3 से। अच्छा, और ये मेरी दो सेलेक्ट लाइंस हैं। अच्छा, क्या होगा कि जब मैं इन सेलेक्ट लाइंस को लेट्स से 1, 1 करूंगा, ओके, हाँ पहले लोड है, ठीक है। तो जब मैं सेलेक्ट लाइंस को 1, 1 करूंगा तो ये क्या होगा, 3 वाला इनपुट इन सब का सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन सब की सिलेक्ट लाइंस कॉमन है। तो जब मैं 1, 1 करता हूं तो ये चारों मक्सेस के ऊपर 1, 1 आ जाता है, ठीक है। सो मैं 3 कनेक्ट कर तो 3 कनेक्ट हो जाता है, तो 3 पे कनेक्टेड है I4, I3, I2, I1, ये मक्स की आउटपुट पे अपीयर हो जाते हैं, ठीक है, इन सेलेक्ट लाइंस की वजह से। और वहां से ये क्लॉक पल्स आने के ऊपर इन डी फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर सेव हो जाता है डेटा, ठीक। सो जब मैंने पैरेलल लोड करवाना होगा तो मैं सेलेक्ट लाइंस को रखूंगा 1, 1, और मेरा डेटा पैरेलली इसमें लोड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? सो पैरेलल लोड तो हम इस तरह से करवा लेंगे। अच्छा, अब हमारा रह जाता है शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। तो वो मैं इधर से देख लेता हूँ। अब उसने कहा है कि 1, 1 के ऊपर ये कहता है पैरेलल लोड, 0, 0 के ऊपर नो चेंज सेलेक्ट लाइंस। तो अभी हम देख लेते हैं 0, 0 पे क्या होगा, नो चेंज से क्या मुराद है। अच्छा हाँ, 0, 0 का यहाँ पे 0, 0 देने का मतलब ये है कि मैं 0 इनपुट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आउटपुट के लिए। अब 0 क्या है? 0 बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो ये जो भी ये इसकी क्यू की आउटपुट है, यही वापस यहाँ पे 0 पे आ रही है, ऐसा ही है ना। तो और यही 0 यहाँ पे अपीयर हो रहा है, यही वापस डी में जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये नो चेंज है। जो भी डेटा यहाँ पे है वो मैं अब उसको सर्कुलेट करवा रहा हूँ बार बार हर साइकिल में, ताकि वो डेटा वही रहे, उसके अंदर कोई चेंज ना हो। एक तरह से मैं स्टोरेज करवाई हुई है। और यही चीज़ यहाँ पे भी हुई हुई है कि ये क्यू जो है ये 0 से यहाँ पे वापस जा रहा है, यहाँ पे भी ये 0 से जा रहा है, और यहाँ से भी ये 0 से जा रहा है। तो 0, 0 मीन्स कि देयर विल बी नो चेंज। आउटपुट वापस इनपुट पे फीडबैक हो रही है थ्रू द मार्क्स। अच्छा, उसके बाद अगला मोड है, वो कहता है 0, 1 शिफ्ट राइट, ठीक है, 0, 1। अच्छा, अगर मैं एक सेकेंड, S1 0 है, S0 1 है, 1 0 ये S1 0, 0, 1। बहरहाल 0, 1 जो है, 0, 1 बेसिकली 1 को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। सो इट विल सिलेक्ट 1। अब हम देखते हैं 1 कहाँ से आ रहा है। 1 जो है पहला जो मक्स है उसमें तो ये यहाँ से सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट राइट है। तो ये 1 पहली बिट यहाँ से यहाँ पे आएगी, और यहाँ से मक्स की आउटपुट से डी में चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जब मैं 1 सिलेक्ट करता हूँ, इस मक्स में क्या है, इस मक्स में आप देखें कि ये जो A4 है ये बेसिकली यहाँ पे जा रहा है 1 के थ्रू, और ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। सो एक्चुअली A4 A3 में ट्रांसफर हो गया। इसी तरह से अगर मैं A3 को देखूं तो A3 यहाँ से 1 पे जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है।
इसका मतलब कि A3 A2 में ट्रांसफर हो रहा है और उसी तरह से A2 A1 में ट्रांसफर हो रहा है और A1 का डेटा जो है ऑब्वियसली वो आपका आउटपुट पे जा रहा है। तो जब मैं इसको 0 1 देता हूं तो ये क्या कर रहा है, शिफ्ट राइट इसने करना शुरू कर दिया, ठीक है, इट इज शिफ्टिंग राइट। और जब मैं इसको 0 1 देता हूं तो ये 2 को सिलेक्ट करता है, तो ये हर मार्क्स का 2 यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। तो 2 क्या है, अगर मैं इधर से देखूं तो ये सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट लेफ्ट, तो यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है वो 2 में जाके यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये जो 2 है, अगर इसको मैं देखूं तो ये कहाँ से आ रहा है, A1 से। सो A1 से डेटा आके 2 से गुजर के यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर इसका 2 मैं देखूं तो इसका 2 कहाँ से आ रहा है, A2 से। तो यहाँ पे A2 से ये डेटा आया है, इस 2 में गया है और यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो यानी कि A1 को बेसिकली मैंने इधर ट्रांसफर किया है, A2 को A3 में, A3 को A4 में और A4 आउटसाइड। सो दैट मीन्स के 1 0 के ऊपर ये शिफ्ट लेफ्ट करेगा, ठीक है। तो हमने इसके मोड्स डिफाइन कर दिए। हमने कहा कि 0 0 के ऊपर जो सिलेक्ट लाइंस है मार्क्स की, 0 0 के ऊपर नो चेंज, 0 1 के ऊपर शिफ्ट राइट, 1 0 के ऊपर शिफ्ट लेफ्ट और 1 1 के ऊपर पैरेलल लोड। तो मक्सस के थ्रू हमने ये पूरा काम कर लिया है, बाई डायरेक्शनल 4 बिट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड। जी, एनी क्वेश्चंस? सर ये पैरेलल लोड वाला जरा बता देंगे दोबारा, इसकी ये पैरेलल नहीं लोड पता। वाला, पैरेलल लोड वाला अगर आप देखें तो ये 1 1 पे होता है। तो 1 1 पे क्या होता है, 1 1 पे इनपुट नंबर 3 सिलेक्ट होती है हर मार्क्स की। तो इनपुट नंबर 3 I4 से कनेक्टेड है या I3 से कनेक्टेड है, I2 से, और ये आपका डेटा है जो पैरेलल लोड होता है। तो 1 1 पे ये 3 से डायरेक्टली D में चला जाता है, हर मार्क्स की आउटपुट D से कनेक्टेड है ना, तो ये आपका पैरेलल लोड हो जाता है यहाँ से, ठीक है, क्लियर है? ओके जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, उस तरह भी कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इसको पैरेलल इन पैरेलल आउट भी कर सकते हैं, पैरेलल इन सीरियल आउट भी कर सकते हैं, सीरियल इन पैरेलल आउट भी कर सकते हैं। इसमें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप शिफ्ट कर रहे हैं तो आप सीरियल इन कर रहे हैं ना, तो आप इसको सीरियल इन करके पैरेलल रीड भी कर सकते हैं, आप सीरियल आउट करके भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप सारा कुछ कर सकते हैं, इट विल डू एवरीथिंग, सीरियल इन सीरियल आउट, shift left, shift right, parallel in, serial out, serial in, parallel out. You can do whatever you want with just 2 marks. ठीक है, अच्छा, हाँ 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 बिल्कुल, ये तो देखें 4 के साथ था ना, अगर आप इसको 8 का बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो मार्क्स आपका 4/1 ही रहेगा, लेकिन आपको 8 मार्क्स चाहिए होंगे। कॉम्बिनेशन यही होगा, सिलेक्ट लाइंस भी 2 होंगी, इनपुट्स भी 4 होंगी, लेकिन मकसद आपके हर मार्क्स जो है वो आपको हर डी फ्लिप फ्लॉप के लिए आपको 1 मार्क्स चाहिए। तो अगर आपको 8 डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो 8 मार्क्स चाहिए, लेकिन मार्क्स का साइज चेंज नहीं होगा, मार्क्स जो है 4/1 का ही, क्योंकि काम जो आपने 4 करने हैं, पैरेलल लोड करना है, शिफ्ट लेफ्ट करना है, शिफ्ट राइट करना है या नो चेंज करना है, तो इसके लिए आपको 4 ही इनपुट्स चाहिए। हाँ, अगर आप इसमें मजीद कोई फीचर ऐसा डालना चाहते हैं कि वो 5 या 6 डिफरेंट वो होगा, तो उसके अंदर फिर मार्क्स आप 4/1 का नहीं लेंगे, आप 8/1 का ले लेंगे, तो उसमें फिर 8 डिफरेंट मोड्स हो जाएंगे, 8 डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये है, लेकिन फिलहाल तो ये इसी तरह से है। जी, एनी क्वेश्चन ऑनलाइन? हाँ जी, पूछे। इसकी कोई एग्जांपल है एक्चुअल लाइफ में यूजेज की? इसकी एग्जांपल देखें, ये जो हमारे बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स है ना, और जितने भी ये हम कर रहे हैं,
कंप्यूटर्स के अंदर इनको बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन कोई भी अगर आपके पास बाइनरी नंबर हो ना, तो आप उसको अगर शिफ्ट लेफ्ट करते हैं ना बाय 1 बिट, तो दैट इज मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, ठीक है। उसको 2 दफा शिफ्ट करते हैं तो दैट इज मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो सिर्फ जो शिफ्ट का ऑपरेशन है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, वो डबलिंग के ऑपरेशन के तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बजाय इसके उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, हम सिर्फ उस नंबर को अगर शिफ्ट लेफ्ट करते हैं तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली जो नया नंबर बनता है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ होता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर हम लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये डेटा ट्रांसमिशन जिस तरह से मैंने बात की, उसमें बहुत इस्तेमाल होता है, जहाँ पे डेटा हमारे पास पैरेलल में आता है लेकिन हमने आगे सीरियली ट्रांसमिट करना होता है। फॉर एग्जांपल जब आप यूएसबी लगाते हैं तो यूएसबी के अंदर एक मेमोरी होती है, उसके अंदर तो सारा डेटा इकट्ठा होता है, लेकिन यूएसबी की एक्चुअली वायर सिर्फ एक होती है डेटा की लाइन, एक उसकी पावर की लाइन होती है, ग्राउंड की होती है, एक डेटा की होती है, और चौथी यानी ग्राउंड और बीस जो डेटा है उसकी 2 लाइन्स हो गई, एक पे डेटा जा रहा है, तो एक लाइन के ऊपर बेसिकली आपकी बिट जा रही है। अब आपको पीछे जो डेटा मिला हुआ है वो तो पैरेलल में है, 8 बिट्स हैं या 16 बिट्स हैं या 32 बिट्स हैं, तो क्या होगा, वो पैरेलल लोड होंगी एक शिफ्ट रजिस्टर में, और फिर वो शिफ्ट रजिस्टर हर क्लॉक साइकिल पे 1 बिट एट अ टाइम भेजेगा यूएसबी में, यूएसबी से आउट करेगा। और वो यूएसबी जिस पोर्ट के ऊपर लगी हुई है वो क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है उस डेटा को 1 बिट एट अ टाइम, लेकिन उसको 1 बिट यूजलेस है। सो वो जब 8 बिट्स इकट्ठी हो जाती हैं या 16 बिट्स इकट्ठी हो जाती हैं तो वो उनको फिर पैरेलल लोड करवा के मेमोरी में लिखवा देता है। तो ये आप मतलब इवन इन यूएसबी यू यूज दिस टाइप ऑफ रजिस्टर्स, उसमें आप शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकते हैं, शिफ्ट राइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे इसकी और एप्लीकेशन इस तरह से भी हैं, जिस तरह से ये कई दफ़ा मैं जैसे हमने कहा कि हम कई दफ़ा डेटा को रोटेट भी करते हैं, कि वो एक ही डेटा होता है वो बार बार चल रहा होता है, ठीक है। अब आप वो डेटा कोई एक पैटर्न है, लेट्स से 1010, और आप उन फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स को लेट्स से एलईडी से कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद आप उसको रोटेट करना शुरू करते हैं। तो क्या होगा कि वो 1010 होगा तो एक एलईडी ऑन होगी, अगली ऑफ होगी, फिर ऑन होगी, फिर ऑफ होगी, तो वो लगेगा जैसे वो मूव कर रही है। जो आपने देखा नहीं, एलईडी के बहुत सारे पैटर्न्स, एक कोई पैटर्न होता है वो रिपीट हो रहा होता है बार 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 बार। तो वो क्या हो रहा था, बेसिकली एक शिफ्ट रजिस्टर होता है, वो बार बार रोटेट कर रहा होता है, और शिफ्ट रजिस्टर के अंदर जो आपने 1 zeros लिखवाए होते हैं उस पैटर्न के हिसाब से वो लाइटें जो है वो ऑन या ऑफ हो रही होती हैं, और वो फिर एक खास उसके बाद वो फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो उसमें आप मूवमेंट भी बना सकते हैं। फिर आपने देखा है कई दफ़ा वो आपको लगता है कि वो एलईडी इधर से इधर चलती हुई जा रही है, फिर वो इधर से इधर चलती हुई जा रही है, तो वो क्या है कि वो कभी आप उसको शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं उसी डेटा को, कभी आप शिफ्ट राइट कर रहे हैं, तो शिफ्ट राइट करते हैं तो वो इस तरह मूव होती है, शिफ्ट लेफ्ट करते हैं तो वो इस तरह मूव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से कई दफ़ा आपने कंट्रोल करना होता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, मसलन कोई गेट है, उसको आपने खुलवाना है, आप चाहते हैं कि वो इस तरफ मूव करे तो वो ओपन हो जाए, तो आप जो डेटा है उसको शिफ्ट राइट करेंगे तो वो उसका जो पैटर्न बनेगा उससे आप गेट को ओपन करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो वो गेट जो है वो क्लोज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में तो इस्तेमाल होता ही होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह के अंदर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और बाकी इस तरह के कामों में भी होती है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत हैं शिफ्टिंग के, ठीक है जी। कोई क्लियर हो गया आपको? सवाल पूछ के बंदा गायब हो गया। हाँ भाई, आपने सवाल पूछा था एप्लीकेशन बताएं, अब आप एप्लीकेशन सुनने से पहले लॉग आउट करके चले गए हैं घर। सर वो उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल। उसने कोई जवाब नहीं सुना, इसका मतलब है सारी पता नहीं मेरी सर, अब इतनी अभी देखा एनर्जी तो जो वो मैंने और इतनी एप्लीकेशन सोची थी इतनी जल्दी बैठ के, तो वो सारी जाया हो गई हैं। चाय भी ठंडी हो गई है मेरी सर इस चक्कर। रिकॉर्डिंग में सुन लेगा, आपकी नेट की ऐसी नहीं होगी रिकॉर्डिंग। यार असल में ना मैंने YouTube चैनल बनाया हुआ है ना, तो उसमें मुझे जितने लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, तो मुझे उनका नंबर पता लग जाता है कि कितने लोगों ने व्यू किया है। तो नॉर्मली 0 होता है, अगर किसी दिन बड़ा अच्छा दिन हो तो 2 हो जाता है, और वो भी फिर मुझे पता लग जाता है कितनी देर व्यू किया है, तो वो 1 घंटे का लेक्चर 5 मिनट 1 मिनट 1.5 मिनट व्यू होता है। तो सर इसलिए नहीं, मैं वो चक्कर में दरअसल आपके ना नहीं आने वाला कि आप लोग कुछ देखते हैं। हाँ
सर नहीं, वो पेपर वाले दिन में ज्यादा देखते हैं, ये जब पेपर पास होते हैं ना तब हाँ व्यूज ज्यादा बिल्कुल होते बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो कोई बंदा कुछ नहीं देख रहा सिवाय 0 व्यूज के, मेरे अपने व्यू के कोई और व्यू नहीं होता उसमें। लेकिन अगर मैं नहीं डालूंगा तो सब लोग कंप्लेन करेंगे, सर रिकॉर्डिंग ही कोई नहीं है, हम तो तबाह हो गए आपकी वजह से। हाँ गाने अपलोड कर दो तो फिर सारे और देख वो लेंगे। एक व्यू मेरा होगा। वो आपका होगा, हाँ एक बंदा व्यू करता है, वो आप हैं, चले शाबाश, वेरी गुड। वो उसको लाइक भी करता है, मैंने देखा है। तो बस एक व्यू होता है और एक लाइक होती है। लाइक मेरी 100% है, क्योंकि बस एक बंदा लाइक करता है तो 100% लाइक्स मेरे उसमें मिल जाए। क्या किया था सर? अच्छा आपने किया है सब्सक्राइब, ठीक है। बेल आइकन भी दबाएं, और चलो शुक्र है किसी ने अभी तक डिसलाइक नहीं किया, अभी तक 100% लाइक्स है। अच्छा चलें, ये उसी बंदे का एक और सवाल का जवाब कि जी ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो इसकी हम एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन इसने यहाँ पे दी है, वो है सीरियल एडिशन की, ठीक है। अच्छा नॉर्मली तो आप जितनी भी बिट्स होती है ना उनको पैरेलल में ऐड करते हैं फुल एडर से। अब फुल एडर तो याद है या वो भी भूल गया है सबको? एडर भी याद नहीं है? आप लोग हैं। करते क्या रहे हैं? याद आप लोग कोमे में थे 3 महीने से, कर क्या रहे थे? एडर क्या होता है? एडर तो इंक्लूडेड था मिड टर्म के पेपर में भी। सर, आई थिंक एडिट जो है ना वो कोई एक उसकी आउटपुट आती है उसके, कोई एक चीज़ को वो आउटपुट में देता है, यानी कि उसके इनपुट्स वगैरह हम जब दें ना तो उसका तो आउटपुट नहीं भी। भाई, एडर एडर 2 बिट्स को ऐड करता है और सम जनरेट करता है और कैरी जनरेट करता है। यस सर, यस हाँ सर, याद हाफ है एडर और कैरी। फुल एडर, दोनों में क्या फर्क है हाफ एडर और फुल एडर में? पढ़े सारे, एडर निकालें यार। हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है? आप लोग तो फेल हो जाएंगे यार इस तरह बैठे रहे तो। दो हाफ एडर एक फुल एडर नहीं बनाते, नहीं। हाफ एडर जो है उसमें कैरी नहीं होता, कैरी इन नहीं होता, फुल एडर में कैरी इन होता है। पढ़े जी ऑनलाइन भी जरा, फुल एडर और हाफ एडर, मेरी पुरानी स्लाइड्स देखें। हाँ जी, कौन स्टूडेंट बोर्ड पे आके बताएगा फुल एडर क्या होता है और हाफ एडर क्या होता है, और उसका ट्रुथ टेबल बनाए, उसकी आउटपुट बनाए। वो एंड वाले आप साहब जनाब, आप आए बोर्ड पे बनाए। नहीं बनाना, बना लेंगे, आप आ जाए, कोई आप दोनों में से कोई एक आ जाए। आ जाए, नहीं नहीं आता अभी, पढ़ रहे हैं, चले पढ़ के आए। कैरी इन नहीं होता ना,
कैरी आउट तो होता है, फुल एडर में कैरी इन होता है। हाफ एडर में कैरी इन नहीं होता। चलें ये समझाएंगे। क्या नाम है यार आपका? दानियाल। दानियाल, आप बोर्ड पे उधर मार्कर लेना और बताएं, ट्रुथ टेबल बनाएं, हाफ एडर का सर्किट बनाएं। इधर बना ले, नहीं उधर ही बनाएं यार। चलें, मेरे पास तो कोई मार्कर नहीं है। मार्कर ले आए कहीं से, 7 वाली क्लास से उठा के ले आए। बच्चों पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। अगर हाफ एडर और फुल एडर भी किसी को नहीं पता, मार्क्स का भी किसी को नहीं पता, तो ये तो बड़े खतरनाक हालात है। असाइनमेंट भी आप लोगों ने सब ने कॉपी करके छापे मार के जमा करा दिया। एक बंदे ने की है, पता नहीं इस सेक्शन में था, बस सब ने उसकी कॉपी की है, जमा करा दी है। किसी ने अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल किया। ऐसा ही है ना? नहीं, सब ने खुद किया है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही की है। गलती भी सबकी एक ही है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने को पढ़ा है फुल एडर हाफ एडर? कुछ समझ आई है दोनों क्या होते हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ यहाँ पे इसको हटा लें डेस्क को, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है। इस तरह किसने लिखेंगे यार? साइड से कर, लाइट जला दें ताकि समझ आए। आप स्पीकर का टेबल आगे से कंटिन्यूअस इसका
आपने क्या बनाया, हाफ हेडर या फुल हेडर? ठीक है जी, इनका हाफ हेडर सही है। ट्रुथ टेबल बनाया, फुल हेडर बनाया हम। चले आप बैठ जाए ना, फुल हेडर किसी और को कहते हैं ना। आ जाओ यार, आप वो मिटा देना तो फुल हेडर बनाए जरा।